दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स वेजिटेबल एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ टोमेटो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोमेटो का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है और ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से कंडीशन इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें टोमेटो के बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है लाइकोपर्सिकन स्कुलेंटम। इसके अलावा इसे उल्फ एप्पल या फिर विलायती बैगन के नाम से भी जाना जाता है। और टोमेटो का जो फैमिली है वो है सोलेनेसी फैमिली। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी फैमिली को चोखा फैमिली कहा जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है कि किस फैमिली को चोखा फैमिली कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो प्लीज़ आंसर कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं टोमेटो में क्रोमोसोम नंबर की। तो इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है 24 और इसका जो नेटिव वो है साउथ अमेरिका का पेरू या फिर मैक्सिको। और इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पुर्तगालियन द्वारा। तो आइए टोमेटो से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टोमेटो जो है वो वर्ल्ड में सबसे अधिक यानी कि नंबर 1 पे प्रोसेस किया जाने वाला वेजिटेबल है और इसका पहले भी और आज भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो टोमेटो है, टोमेटो में जो रेड कलर होता है वह लाइकोपीन नामक कलर पिगमेंट की वजह से होता है। और ये जो पिगमेंट है वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत अधिक बनता है, लेकिन अगर 24 से टेम्परेचर अधिक होता है, अगर 27 तक जाता है, तो ये जो पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोमेटो के कल्टीवेशन के लिए किस तरह के क्लाइमेट और सॉइल की ज़रूरत होती है। तो जो टोमेटो है एक वार्म सीजन क्रॉप है और इसके लिए जो ऑप्टिमम यानी कि जो अनुकूल टेम्परेचर चाहिए वो होता है 20 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि इसमें लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से एक रेड कलर होता है, तो आपको बहुत लाल लाल टमाटर चाहिए होंगे, तो जो देखने में एकदम लाल लाल अच्छे हों, तो उनके लिए जो अच्छा टेम्परेचर है वो 21 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इससे अधिक टेम्परेचर होता है तो जो पिगमेंट है वो ड्रॉप होने लगता है। वहीं अगर हम बात करें सॉइल की, तो ये वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनके बेटर यील्ड के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल, फेयर फर्टाइल, रिच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें अच्छी तरह से फेयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, तो ऐसे सॉइल में ये इजीली ग्रो करते हैं और प्रोडक्शन अधिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि टोमेटो के लिए कोई विशेष तरह के सॉइल की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि सॉइल में वेल ड्रेन प्रॉपर्टी हो, उसमें एक ऑर्गेनिक मैटर अधिक हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक हो और जो सॉइल का पीएच हो वो 6 से लेकर 7 के बीच हो। वहीं अगर हम बात करें इसके सीड रेट की यानी कि बीज दर की, तो लगभग 300 से 400 ग्राम काफ़ी रहता है 1 हेक्टेयर की खेती के लिए। और यदि हाइब्रिड किस्में हैं तो 100 से 150 ग्राम सीड की ज़रूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से टोमेटो का ग्रीन हाउस कल्टिवेशन किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी सफिशिएंट फॉर रेजिंग द सीडलिंग टू प्लांट 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 200 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट रहती है अगर हमें टोमेटो का ग्रीन हाउस कल्टिवेशन करना है। जनरली नर्सरी बेड्स आर प्रिपेयर इन द साइज ऑफ 7.5 मीटर लॉन्ग एंड 1 to 1.2 मीटर विड्थ एंड 10 to 15 सेंटीमीटर इन हाइट। तो टोमेटो की खेती के लिए जो नर्सरी यानी कि जो क्यारी बनाई जाती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी और 1 से लेकर 1.2 मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती है। तो जब क्यारी तैयार की जाती है, खासकर जब रेनी सीजन में क्यारी तैयार की जाती है, तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि उस समय डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब रेनी सीजन में क्यारी बनाई जाती है तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उस समय जो क्यारी है, क्यारी की चौड़ाई कम रखी जाती है। दूसरा कि जो क्यारी की ऊंचाई है वो थोड़ी अधिक रखनी चाहिए, ठीक है। और जो सीड हम बोने जा रहे हैं उसको पहले केमिकली ट्रीट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहते हैं, कैप्टॉन या फिर थायरम,
यूज़ करते हैं 2 ग्राम प्रति केजी। अगला पॉइंट ये है कि इनके लिए जो फार्म यार्ड मैन्योर तैयार किया जाता है, ठीक है ना, वो लगभग 3 केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि टॉप सॉइल जो बेड होती है वो लगभग 3 केजी प्रति मीटर स्क्वायर में कवर करती है। वहीं हम बात करें फर्टिलाइज़र मिक्सर की, तो लगभग आधा किलो में NPK तैयार करते हैं। इसके लिए 15-15-15 यानी कि 15 भाग नाइट्रोजन, 15 भाग फास्फोरस और 15 भाग पोटेशियम यूज़ किया जाता है। और ये जो मिक्सर तैयार किया जाता है वो लगभग टमाटर के बीज को बोने के 10 दिन पहले तैयार किया जाता है और सॉइल में डाल दिया जाता है। इसके बाद यह है कि जब सीड को बोया जाता है तो जो ब्रॉडकास्टेड है, ठीक है ना, जो यानी कि जो रो है उसमें 2 बीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आफ्टर सोइंग द बेड्स आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ड्राई ग्रास और कंपोस्ट। देयर आफ्टर द बेड्स आर इरीगेटेड विथ ए रोज कैन। तो बीज के बोने के बाद क्या करते हैं कि उसे हम सूखे हुए घास या कंपोस्ट से ढक देते हैं और उसके बाद उसे हम थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, इरिगेशन कर देते हैं। ऐसा करने पर क्यारियों में क्या होता है कि नमी बनी रहती है। तो बीज के बोने के लगभग 4 से 6 सप्ताह यानी कि कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने बाद जो सीडलिंग होती है वो तैयार हो जाती है। तो सीडलिंग तैयार होने के बाद जो हमारा सीडलिंग है उसको हार्ड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो मजबूत हो सके। तो उसको बोने से पहले यानी कि सीडलिंग को आगे ज़मीन पर अच्छे से लगाने के लिए क्या कहते हैं, उसके पहले उसकी कुछ दिनों के लिए पानी बंद कर दी जाती है। आजकल एक और तरीका डेवलप हुआ है कि नर्सरी तैयार करने से पहले प्रो ट्रेस तैयार की जाती है। तो प्रो ट्रेस में होता क्या है कि इसमें कुछ कप नुमा संरचना होती है जिसमें कि सॉइल और कंपोज होते हैं और इसमें सीडलिंग जो होती है वो तैयार की जाती है। तो जो प्रो ट्रेस है इसके कुछ एडवांटेज हैं। पहला ये कि इसमें जो पेड़ तैयार होगा वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा, यानी कि अच्छे तरीके से एक प्रकार समान रूप से पौधा तैयार होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो प्लांट के लिए जो भी कंपोज या फिर मैन्योर दिए जाते हैं वो पर्टिकुलर उस प्लांट को ही मिलते हैं, किसी दूसरे प्लांट को नहीं मिलते। दूसरा बेनिफिट ये है कि इससे कुछ हेल्दी प्लांट तैयार होते हैं। रीज़न ये है कि अगर इसमें कोई डिजीज़ वाले प्लांट होते हैं तो हम उसको ट्रे से अलग कर देते हैं। तो इसमें जो चांसेस होते हैं कि जो डिज़ीज़ है उसके फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इस वजह से हमें हेल्दी प्लांट मिलता है। प्रो ट्रेस टेक्निक का एक बेनिफिट और है कि इसमें हम प्लांट को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रहता है प्लांट के लिए तो हम वहाँ पर उनको उठाकर उनके फेवरेबल कंडीशन में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो सीडलिंग अगर वो ज़मीन में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, तो हम उन्हें वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं करा पाते। अब बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन की और ट्रांसप्लांटिंग की। तो अगर प्रो ट्रे में अगर हम तैयार करते हैं या फिर हम लोगों ने सीडलिंग तैयार कर लिया है तो उसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है, उसके लिए हमें किस प्रकार की खेत तैयार करनी है उसको जानना है। तो जब हमें सीडलिंग को बोना है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, फील्ड को प्लगिंग करते हैं, जोतते हैं। तो उसके लिए कंट्री प्लग या फिर हैरो से लगभग 4 से 5 बार क्या कहते हैं जुताई की जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद जब प्लगिंग होता है उसके बाद हम तुरंत उसके बाद सॉइल को लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि बेटर रूप से ड्रेनेज हो सके, आखिर पानी आसानी से निकल सके। इसके बाद क्या किया जाता है कि 4 से 5 दिन तक इसमें पानी को रोक दिया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सीडलिंग के बाद जो प्लांट होता है वो हार्डर हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद टोमेटो के बुआई के 2 तरीके हैं। एक में तो क्या होता है कि जो सॉइल सरफेस है, ठीक है, वो सपाट होता है, फ्लैट होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें स्पेसिंग की जाती है, मेड़ बना लिए जाते हैं। तो इस मेड़ में जो स्पेसिंग होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर या 75 से 60 सेंटीमीटर या 75 से 75 सेंटीमीटर का होता है। वहीं कुछ एरिया में ये जो स्पेसिंग होती है वह 100 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है।
तो इस तरह से जो पौधे का पॉपुलेशन होता है वह लगभग 1 हेक्टेयर में 35,000 होता है और इस कंडीशन में लगभग 1 हेक्टेयर में 40 टन टमाटर की उत्पाद होती है। तो कुछ इस तरह से आपको टोमेटो का कल्टीवेशन ग्रीन हाउस में दिखाई देगा। कुछ इस तरह से टोमेटो का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन यानी कि सिंचाई की। तो जो फर्स्ट इरिगेशन है वो पौधे के यानी कि जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद ही यानी कि जल्द से जल्द कर दी जाती है। तो इरिगेशन के समय एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय बहुत अधिक पानी नहीं भरना चाहिए, या फिर जब फ्रूटिंग होने वाली है, ठीक है, यानी कि ब्लॉसिंग जो फ्लावरिंग निकलने वाली है उस समय भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। कहने का मतलब है कि बहुत हैवी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इरिगेशन का जो इंटरवल है वो 3 से 4 दिन समर में और 10 से 15 दिन विंटर के समय होना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि सॉइल में नमी कितनी है, यानी कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। इसके अलावा जब फ्रूट पकने वाले होते हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, ठीक, तो उस समय इरिगेशन नहीं करना चाहिए, उस समय सिंचाई नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के लिए जो सबसे अच्छा इरिगेशन का तरीका है वो है ड्रिपिंग इरिगेशन। ड्रिपिंग इरिगेशन टोमेटो क्रॉप की जो यील्डिंग है उसको 50% तक बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टोमेटो कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको टोमेटो कल्टीवेशन समझ में आ गया होगा। आपको कुछ बातें इसमें याद रखनी होती है, बहुत चीज़ें याद नहीं करनी है, जैसे कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं, कौन कौन सी दवाएं यूज़ की जाती हैं और कौन सा क्लाइमेट है, सॉइल का पीएच कितना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी प्लांट के कल्टीवेशन के बारे में लिखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।